हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, स्पेशली ज्योमेट्री। ट्राइंगल्स ही नहीं, ट्राइंगल्स के साथ साथ सर्कल्स या जो भी ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं उनमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि शुरू करने से पहले एक बात दिमाग में बिठा लो कि ज्योमेट्री जिसको समझ में आ जाती है, मैथ्स जिसकी अच्छी है, ज्योमेट्री भी जल्दी कैच कर लेता है, उसकी मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। वो तो कैच कर ही रहा है, एक वीडियो देख ली या कहीं से टीचर से सीख लिया या बुक से पढ़ लिया, उसको समझ आ गया। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिसको पढ़ने के बाद भी, टीचर के पढ़ाने के बाद भी, बुक्स देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आप अगर चाहो कि मुझे भी जल्दी से समझ आ जाए, एक ही वीडियो में, 2 वीडियो में क्लैरिटी आ जाए, नहीं आएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो। नहीं आया तो छोड़ना नहीं है कि यार छोड़ ही दो, बिना ज्योमेट्री के मैथ्स कर लेंगे, पास तो हो ही जाएंगे। ये मेंटालिटी रखोगे तो फिर वही है, ज्योमेट्री कभी भी नहीं आएगी और ये आपका पीछा भी नहीं छोड़ेगी जब तक आपके पास मैथ्स है। ठीक है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि पेशेंस रखो। ये एक्सपेक्ट मत करो कि तुरंत आ जाए। दूसरी चीज़ ये कि आप कंसिस्टेंसी रखो। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार कोशिश करते रहो। प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है बीच में जब तक आ नहीं जाती। एक बार आ गई, समझ में आ गई चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, बस ख़त्म बात। फिर तो आपको आसान लगने लगेगा खुद से। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। अपने इस वीडियो में मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट्स सिखाऊंगी कि हो मतलब क्या होता है, कैसे लिखते हैं। सिमिलैरिटी को लिखने का तरीका है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी को लिखने का तरीका था। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को आने वाली वीडियोस में आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को समझने से पहले आपको यहाँ पे मतलब पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी का। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, नाम वाम सुना होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रुएंट शेप्स का मतलब है ऐसी शेप जिनको अगर मैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करूँ, यानी एक दूसरे के ऊपर रखूँ, तो हूबहू शेप एकदम सेम हो। अब एकदम सेम कब होंगी? जब साइड्स भी सेम हो और एंगल्स भी सेम हो। यानी जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है PQR। इस ट्राइंगल को मैं इसके ऊपर रखूँगी तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। देखो इसकी जो साइड्स हैं, ये 5 है तो ये भी 5 है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखो, इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है जैसे AB को मैं कंसिडर कर रही हूँ तो उसी के जस्ट सामने वाली साइड PQ कॉरस्पॉन्डिंग हो गई। AC के सामने वाली PR कॉरस्पॉन्डिंग हो गई। ठीक है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह BC ये QR के बराबर होनी चाहिए, अपनी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। जैसे A एंगल 60 है तो इसी का कॉरस्पॉन्डिंग 60 P होना चाहिए। इसी तरह 50 50 70 70 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। तो एंगल इक्वल है, साइड भी सेम है, यानी शेप बिल्कुल सेम हुई, चाहे वो ट्राइंगल हो, ऐसे ही कोई और शेप हो, चाहे वो सर्कल हो तो रेडियस सेम होनी चाहिए, चाहे वो अगर स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो तो उनके भी एंगल्स और साइड सेम होनी चाहिए। इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट है, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है। तो दो कंडीशन है, साइड इक्वल, एंगल इक्वल, वो तो हो गया कॉन्ग्रुएंसी। अब आते हैं, हम बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स की। कोई भी शेप सिमिलर का मतलब है एक जैसी है दिखने में। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक जैसी से मतलब क्या है? दो चीज़ें हैं। एक तो एंगल सेम है, इसमें भी एंगल सेम होते हैं, इसमें भी एंगल सेम होते हैं। ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल फिर से देखो, ABC PQR। इन दोनों ट्राइंगल को मैं कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा कर दूं, एंगल सेम रहेंगे, 50 60 70। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग देखो, 50 के कॉरस्पॉन्डिंग 50, ये 60 के कॉरस्पॉन्डिंग 60, 70 के कॉरस्पॉन्डिंग 70। एंगल सेम है। इसके साथ साथ साइड ज़रूरी नहीं है सिमिलर ट्राइंगल्स में इक्वल हो। सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या चाहिए होता है? साइड्स का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर ये 5 है, ये AB 5 है, तो इसका रेशो देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, ये 10 है, 5:10। ठीक है। इसी तरह AC का इसके कॉरस्पॉन्डिंग से रेशो देखो, 7:14। 5:10 का मतलब है 1/2। ये 5 है तो ये 10 है, यानी ये 1 है तो ये 2 है। रेशो की बात हो रही है, राइट। इसी तरह ये 7 है और ये 14 है तो ये 1 है तो 2 है। काटोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करोगे तो 1:2 आएगा। ठीक है। इसी तरह ये 6 है तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो 1:2 ये भी है। तो देखो इन तीनों ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है? 1:2।
इसका मतलब जब रेशो सेम है, इसका मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर है, राइट। अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी में सब कुछ इक्वल होता है, हूबहू सेम होते हैं। सिमिलैरिटी में एंगल सेम होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होता है। तो ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये रेशो, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन करते टाइम काफ़ी काम आएगा। जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी देखो ये रहा, पी क्यू ये रहा, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो। इसी तरह ए सी अपॉन पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर इक्वल बीच में है। ऐसे ही बी सी अपॉन क्यू आर, तो बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में। ऐसे ही कोई भी शेप सिमिलर हो सकती है, ज़रूरी नहीं ट्राइंगल्स ही। स्क्वायर भी सिमिलर हो सकता है, सिमिलर हो सकते हैं। कैसे देखो, जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया ऐसे, राइट, सारी साइड्स इक्वल है, राइट। इसी तरह एक और स्क्वायर है लेकिन थोड़ा बड़ा है, ये भी सारी साइड आपस में इक्वल है। ये 4 सेंटीमीटर ईच है, ये 5 सेंटीमीटर ईच है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम, इनकी साइड सेम नहीं है, लेकिन ये सिमिलर ज़रूर है। क्यों? क्योंकि साइड तो डिफरेंट हो सकती है। देखो इन दोनों साइड का रेशियो 4:5 होगा। ऐसे ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 5, ये भी 5, क्योंकि स्क्वायर है। तो हर साइड का रेशियो 4:5 होगा, तो रेशियो सेम है सबके। और एंगल्स तो 90 होता ही है, 90 सारे सेम है, राइट। तो ये दोनों क्या है, सिमिलर है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जितनी भी कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं वो हमेशा सिमिलर होती हैं। बात को ध्यान से सुनना, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट शेप्स हैं वो सिमिलर तो होंगी ही हमेशा, लेकिन सारी सिमिलर शेप्स ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों आपस में, तो इनकी जो आप साइड का रेशियो देखोगे ना, 5:5 यानी 1:1, 7:7 यानी 1:1, 6:6 1:1, तो सारी रेशियो जो है सेम है। तो सारे कॉन्ग्रुएंट शेप्स सिमिलर शेप्स हो सकते हैं, लेकिन सारे सिमिलर शेप कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये शेप्स दो दी हुई हैं, पी क्यू आर एस और ए बी सी डी, ठीक है। ये पी क्यू आर एस थोड़ी सी टेढ़ी है और ए बी सी डी जो है सारे एंगल्स 90 डिग्री यानी एक स्क्वायर है, राइट। अब आपसे पूछा है कि ये दोनों जो शेप्स हैं ये सिमिलर है कि नहीं वो बताओ। तो सिमिलैरिटी के दो कंडीशंस हैं, एक सारे एंगल सेम होने चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और साइड का रेशियो जो है, मैं बार बार यही चीज़ रिपीट करूँगी पूरे वीडियोस में जिससे आपको रट जाए, साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देख लेते हैं। इसके सामने ये साइड है तो 3.5:4, ये 1:4 पहले का रेशियो। अगेन इसको देखोगे तो 3.5:4, दूसरी साइड का भी रेशियो यही है, 3.5:4, ये भी यही है, ऐसे 3.5:4। तो रेशियो तो इक्वल है, चलो एक कंडीशन हो गई। लेकिन अगर हम बात करें एंगल्स की, तो ये एंगल 90 डिग्री है, ये थोड़ी सी टिल्टेड है, ये 90 नहीं है, हो सकता है ये 70 हो, 85 हो, कुछ भी हो सकता है। एंगल नहीं दिया हुआ है लेकिन टिल्टेड शेप है। तो 90 डिग्री एंगल है और ये एंगल सेम नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम नहीं है, यानी दूसरी कंडीशन वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो शेप्स दी हुई हैं, एक थोड़ी छोटी एक थोड़ी बड़ी है, यानी सिर्फ डायमेंशंस का फ़र्क है, एंगल सेम है। तो आपको दिया हुआ है दोनों सिमिलर है, राइट, सिमिलर दिए हुए शेप्स, आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको पता है सिमिलैरिटी की एक कंडीशन है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसका रेशो और इसका, इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 5/15 ये रेशो हो गया, इक्वल होना चाहिए किसके, 3/x के, 3/x के, ठीक है। तो इसको बस सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, x उधर चला जाएगा 5x, 15 इधर चला जाएगा 3×15, x को अकेला छोड़ो, 5 नीचे आ जाएगा, 3×15 डिवाइडेड बाय 5, इसको कट करो, x इक्वल्स टू 9, ये आपका आंसर है 9 सेंटीमीटर्स। यूनिट्स को मत भूला करो, मार्क्स कट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ गिवन दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी एफ सच दैट ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ए सी 7, डी एफ इज 15 एंड डी ई इज 12। फाइंड द लेंथ्स ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। तो क्वेश्चन में ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर दिए हुए हैं और इनकी कुछ साइड्स दी हुई हैं, और आपसे पूछा जा रहा है जो तीसरी साइड है ना, इसकी ये वाली और इसकी ये वाली, ये आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो हम लिख देते हैं ट्राइंगल ABC। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ABC सिमिलर दिया है किसके, इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDF। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी की बेसिक, जब मैंने बेसिक सिखाए हैं कॉन्ग्रुएंसी के, उसमें भी बताया है, सिमिलैरिटी में भी मैं ये बता रही हूँ आपको, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखते हो तो जो इनकी पोजीशन है ना बहुत मैटर करती है। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, इसी तरह ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, जैसे ए भी लिखा है, तो वो जिसका रेशो उस साइड के, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है उसकी सामने वाली, वही फर्स्ट और सेकंड पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही मान लो सेकंड और थर्ड पे BC लिखा है, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वही यहाँ पे सेकंड और थर्ड पोजीशन पे होनी चाहिए। इसी तरह जो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे A और C लिखा है, तो AC के डायग्राम में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी वही इन पोजीशंस पे होनी चाहिए, 1 और 3 पे। ठीक है, तो पोजीशनिंग का बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा जो फर्स्ट पोजीशन पे है A, वो एंगल E के इक्वल होगा, यानी A और E एंगल इक्वल होंगे। ये ट्राइंगल टेढ़ा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है मैं इसको ऐसा टेढ़ा बना दूँ, यहाँ पे चला जाए आपका E, यहाँ F और यहाँ D। ठीक है, ये हो जाए आपकी ये दिया हुआ है आपको 12, ये हो जाए आपकी नहीं पता, और ये 15, मतलब टिल्ट कर दिया मैंने इसको, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सिमिलर यही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पोजीशनिंग क्या है, राइट। तो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, आपको अब सिमिलर दिए हुए हैं तो आपको पता है इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो AB का रेशो अपॉन ED का रेशो किसके बराबर होना चाहिए, किसी भी एक साइड को ले लो, एक और कॉरस्पॉन्डिंग साइड के पेयर को, AC अपॉन में EF। ठीक है, ये होना चाहिए। AB कितना दिया हुआ है 5, ED कितना दिया हुआ है आपको, ED इज 12 इक्वल्स टू AC कितना दिया हुआ है 7, EF कितना दिया हुआ है, EF ये हमें निकालना है, तो इसको मैं x ले लेती हूँ, तो ये x हो गया। तो एक इक्वेशन ये बन गई, इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 12 इंटू 7, 5x सॉरी x इक्वल्स टू 12 इंटू 7 अपॉन 5, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो x इक्वल्स टू 12 इंटू 7 कितना आता है 84 अपॉन 5, दैट इज 16.8। तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 16.8, राइट। इसी तरह हम ये BC साइड निकालेंगे, कैसे, BC के लिए हमें रेशो चाहिए। देखो सबसे पहले कोई भी एक साइड ले लो, AB अपॉन ED इक्वल्स टू BC अपॉन DF। ठीक है, BC अपॉन DF, राइट, इन दोनों का रेशो लिया और इन दोनों का लिया है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12 इक्वल्स टू AB कितना है 5, ED कितना है 12, दोनों की वैल्यूज पुट की। BC कितना है, BC नहीं दिया हुआ है, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, y अपॉन DF कितना दिया हुआ है 15, तो ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 एंड 15 मल्टीप्लिकेशन में आ गए इक्वल्स टू 12y। ठीक है, 5 इंटू 15 अपॉन 12, 15 अपॉन 12 इक्वल्स टू y। इसको कैंसिल करो 3 की टेबल से, 3 4 इज 12, 3 5 इज 15, तो 25 अपॉन 4, इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 6.25 एज योर आंसर। तो सेंटीमीटर ज़रूर लगाना, सेंटीमीटर यूनिट जो भी है वो ज़रूर लगाना। ये आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ द हाइट h in the adjoining figure at which the tennis ball must be hit so that it will just pass over the net and land 6 meter away from the base of the net। तो फिगर दी हुई है, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है इस क्वेश्चन को पढ़ के अगर फिगर नहीं दी होगी तो। ठीक है, तो फिगर दी हुई है, आपको क्या करना है, आपको h वैल्यू जो है, ये हाइट है, ये h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, h की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन देखो, एट विच द टेनिस बॉल मस्ट हिट सो दैट इट विल जस्ट पास ओवर द नेट। यहाँ से टेनिस बॉल को मारा जा रहा है, तो टेनिस बॉल इस नेट के जस्ट ऊपर से पास होती हुई इधर जाके स्ट्राइक कर रही है फ्लोर को। ठीक है, सो दैट इट विल जस्ट पास ओवर द नेट एंड लैंड 6 मीटर अवे। तो यहाँ अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द नेट, तो नेट का बेस ये रहा, ये नेट है मान लो, इसका बेस ये रहा, इस बेस से 6 मीटर अवे ये लैंड हो रही है, लैंड मतलब फ्लोर को स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, हाइट निकालनी है। अब देखो आपको लगेगा पता नहीं कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो हम कुछ और टॉपिक कर रहे थे, बट वही कॉन्सेप्ट जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो यहाँ यूज़ होना है। ठीक है, कैसे होगा, दिमाग लगाते हैं। देखो मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं क्लियरली, मैं दोनों को अलग अलग बनाऊंगी। एक तो देखो ये रहा ABC छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है,
इसको मैं यहाँ बना देती हूँ। ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक, इसके बाद एज इट इज़ मुझे ट्राइंगल दिख रहा है ये बड़ा वाला, ये रहा, ये ए ई और डी वाला, ए ई और डी ट्राइंगल दिख रहा है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे, ध्यान से समझना। ये जो है सेम बेस है, बेस के ऊपर से परपेंडिकुलर जा रहा है दोनों, तो परपेंडिकुलर ये भी 90 है, ये भी 90 है, यानी ये दोनों एंगल्स 90 हो गए, राइट। ये जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है, देखो ए और ए सेम ही तो है, यही एंगल की तो बात हो रही है, तो ये भी इक्वल होगा। एक 90 एक इक्वल है आपस में, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली बराबर हुआ। क्यों? तीनों एंगल का सम एक ट्राइंगल में 180 होता है। एक 90 और एक कुछ भी हो, तीसरा जो भी आएगा वही इसमें आएगा, है ना। ये कॉमन सेंस है या एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये तीनों जब एंगल बराबर है तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। अब सिमिलर है ये प्रूव कर दिया, ये आप लिख के करोगे अच्छे से। जब सिमिलर प्रूव कर दिया है तो हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ए बी अगर मैं लेती हूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए डी। तो ए बी अपॉन ए डी सिंस दे आर सिमिलर, ठीक है, तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल होगा किसके, दूसरा रेशियो ले लो ये वाला, सी बी, क्योंकि मुझे हाइट निकालनी है इसलिए मैं ये, इस वाले से मुझे कोई मतलब नहीं है, देखो इसका काम ही नहीं है, आप बोलोगे ये वाला रेशियो क्यों नहीं ले रहे हो, इसका तो कहीं जिक्र भी नहीं हुआ और इसका क्वेश्चन में भी कुछ नहीं पूछा हुआ, तो मैं ये साइड लूँगी ही नहीं, मुझे इससे मतलब है। तो सी बी अपॉन में डी ई, ठीक है, ई डी या डी ई कुछ भी लिख सकते हो। ये है, ये क्यों है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, राइट। अब वैल्यूज पुट करो, ए बी की वैल्यू देखो यहाँ पे 6 दी हुई है, तो 6 अपॉन ए डी की वैल्यू, ए डी ध्यान से देखना, ए डी पूरा का पूरा, तो ये 6 है और ये वाला 12 है, तो ए डी कितना होगा 18, 6 + 12, तो 18 यहाँ लिखोगे। बहुत ध्यान से, ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, आप अच्छे से लिख के करना इनको, एक बार समझ में आ जाएगा तो लिखना तो आ ही जाएगा अपने आप। आगे बढ़ते हैं, ये देखो इधर पे नेक्स्ट है सी बी कितना है 0.9 मीटर्स दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लो 0.9 मीटर्स, राइट। अब 9 मीटर्स में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, क्योंकि यूनिट जो है किसी भी क्वेश्चन को करते टाइम यूनिट सेम होनी चाहिए। नहीं, ये शायद मैंने ही गलत लिखा है, सेंटीमीटर नहीं है मीटर ही है, ठीक है, तो ये मीटर में ही है, 0.9 मीटर्स एज इट इज़ लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये हाइट एच को डिनोट कर, एच से डिनोट कर रहे हैं तो एच यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा, एच को उधर भेजो, 6h = 0.9 × 18, एच इक्वल्स टू क्या करोगे 0.9 × 18 के डिवीजन में 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 3 ज़ा 18 होता है, हाइट क्या हो जाएगी 0.9 × 3 करोगी, यूल गेट, देखो 9 3 ज़ा 27 होता है, 27 लिखा, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो, ठीक है। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ, बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ प्लीज़ देख लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर अभी तक नहीं आती हैं तो वीडियोस देखो। हाइट क्या हो गई 2.7, ये आपका मीटर्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसके बाद जो है मैं इस चैप्टर को और आगे कंटिन्यू करूँगी, बीपीटी करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1-2 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।